अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिफोर स्टार्टिंग प्लॉटिंग टाइम, आज मैं आपको हीमोस्टेसिस पे थोड़ा सा रिव्यू दूंगी कि भाई ये क्या है, कैसे स्टेप्स चलते हैं। ठीक है, अब जब भी किसी वेसल में इंजरी होती है, ठीक है, किसी भी साइड पे, सबसे पहले उस साइड पे आते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, वो सबसे पहले आके उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग जो पाथवेज होते हैं उसमें दो होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एंड में इनमें दोनों में ही फैक्टर 10 जो है वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो वेसल इंजरी होगी, कोलेजन एक्सपोज होगा वेसल का, क्योंकि इंजरी हुई है तो यहाँ पे वेस्कुलर स्पेजम होगा। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फाइब्रिनोजिन और प्लेटलेट की क्रॉस लिंकिंग होगी। ठीक हो गया, और वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है ये बाइंड करेगा प्लेटलेट से और कोलेजिन से। ठीक है, तो इस सब का जो एंड रिजल्ट वो ये होगा कि यहाँ पे प्लेटलेट्स जो है ये आपस में मिलके इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, उसको ब्रीच जो क्रिएट हुआ है वॉल में। ठीक है, अच्छा जी, अब ये वेसल इंजरी हुई तो कोलेजन एक्सपोज होगा। ठीक है, और जो कांटेक्ट एक्टिवेशन या सरफेस डैमेज की वजह से ये होगा सारा कुछ। तो सबसे पहले जो फैक्टर एक्टिवेट होगा वो होगा 12। ठीक है, वो फिर नेक्स्ट को एक्टिवेट करेगा फैक्टर 11 को, फैक्टर 11 9 को एक्टिवेट करेगा, 9 8 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और अल्टीमेटली ये 10 को एक्टिवेट करेंगे, फैक्टर 10 को 10A में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वो एक्टिवेट कर देंगे उसको। तो ये हो जाएगा इंट्रिंसिक पाथवे। अब आप खुद ही यहाँ पे देखें कि जो लोग हीमोफीलिया के पेशेंट हैं जिसमें फैक्टर 8, ठीक है, 9 है सारे डेफिशिएंट, तो उनमें ये डिरेंज होगा। ठीक है ना, एपीटीटी को करता है। अच्छा जी, अब इस पे आ जाए एक्सट्रिंसिक पाथवे पे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है ये ट्रॉमा और इन्फ्लेमेशन में टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है। ठीक है, टिश्यू फैक्टर फैक्टर 3 भी होता है। ठीक है, इसका अदर जो है वो ये है कि ये फैक्टर 3 है, या टिश्यू फैक्टर भी आप कह सकते हैं। अब ये फैक्टर 7 के साथ मिलके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि फैक्टर 7 और 3, ठीक है, ये दोनों का हम प्लस करें 7 और 3 को तो क्या रिजल्ट आता है 10। ठीक है, 7 और 3 को प्लस करें तो 10 आता है। तो ये फैक्टर 3 और फैक्टर 7 ये मिलके एक्टिवेट करेंगे फैक्टर 10 को। फैक्टर 10 जो है ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। ठीक है, ये इसके को फैक्टर है फैक्टर 5 और कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम जो एक्टिवेट करेगा इसको 5 को, और ये को फैक्टर है, ये इसको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में करेंगे। ठीक है, थ्रोम्बिन जो है वो आगे फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 13। ठीक है, तो ये सारा फाइब्रिन का ऐसे एक मैश सा बन जाएगा, और ये जो ब्लीडिंग है, ये जो ब्रीच क्रिएट हुआ था, ये सारा जो है ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझानी थी। नाउ लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है? क्लॉटिंग टाइम डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, ज़ाहिर है क्लॉटिंग फैक्टर्स इफ़ दे आर नॉर्मल तो जो आपका है क्लॉटिंग टाइम वो नॉर्मल आएगा। ठीक है जी, मेथड्स क्या हैं? देयर आर 3 मेथड्स। ठीक है, clotting time is usually determined by capillary tube method. The other two methods include Lee and White's method and teardrop method. ठीक है, तो बेसिकली द मेथड विच वी यूज़ इज़ कैपिलरी ट्यूब मेथड। सो ये आपको आना चाहिए। अच्छा जी, लेट्स प्रोसीड विद कैपिलरी ट्यूब मेथड। अकॉर्डिंग टू द कैपिलरी ट्यूब मेथड, जब हम ये करते हैं पेशेंट का, तो पेशेंट का जो क्लॉटिंग टाइम है इट शुड बी 6 to 10 मिनट्स। ठीक है, इट इज़ द नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम। इफ़ इट इज़ लेस दैन 6 और मोर देन 10 इट मीन्स कि उसके क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं वो डिरेंज्ड हैं। ठीक है, एपरेटस क्या चाहिए हमें? लैंसेट चाहिए डिस्पोजेबल, ठीक है, बिल्कुल स्टरलाइज्ड, और ग्लास कैपिलरी ट्यूब चाहिए 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1 to 5 मिलीमीटर्स इन डायामीटर। ठीक है, जिसमें एंटीकोएगुलेंट ना हो। ठीक है, सिंपल ट्यूब्स। उसके बाद स्टॉप वॉच और स्पिरिट स्वैब, ये रिक्वायर्ड है, सिंपल सी चीज़ें हैं। प्रोसीजर क्या है? यूज़ द स्पिरिट स्वैब ऑन द फिंगर टू बी प्रिक्ड, अलाउ इट टू ड्राई। ठीक है, आपने स्पिरिट स्वैब लेना है, जो फिंगर आपने यूज़ करनी है, ठीक है, उसके ऊपर आपने स्पिरिट स्वैब से उसको स्टरलाइज करना है, और उसके बाद आपने थोड़ा वेट करना है, उसको ड्राई होने देना है। ठीक है, मेक अ स्टरलाइल प्रिक ऑन द राइट ऑन द रिंग और मिडल फिंगर ऑफ नॉन डोमिनेंट हैंड बाय यूजिंग स्टराइल लेंसिट। ठीक है,
आपने जो है वो अगर पेशेंट लेफ्ट हैंडेड है तो राइट हैंड पे आप करेंगे, राइट हैंडेड है तो लेफ्ट पे करेंगे, ठीक है। और रिंग फिंगर और मिडल फिंगर आपने करनी है, इंडेक्स फिंगर नहीं करते। मोस्टली लोग इंडेक्स फिंगर को कर लेते हैं उस पर, जो कि हमने नहीं करना होता। रिंग और मिडल फिंगर यूज़ करनी होती है, ठीक है। अच्छा जी, उससे आपने लैंसेट से प्रिक करना है, ठीक हो गया। और फर्स्ट ड्रॉप आपको पता है, यूजुअली वी डिस्कार्ड इट। उसके बाद होल्ड द कैपिलरी ट्यूब हॉरिजॉन्टली, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस वन एंड ऑफ द ट्यूब इनटू द ड्रॉप ऑफ ब्लड, ठीक है। अब आपने हॉरिजॉन्टली ऐसे कैपिलरी ट्यूब को उसके अंदर, ब्लड के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है, ताकि आपका जो ब्लड है वो उसके अंदर चला जाए, ठीक है। ब्लड एंटर्स द कैपिलरी ट्यूब बाय कैपिलरी एक्शन से वो अंदर चला जाएगा, क्योंकि अंदर कैपिलरी के अंदर तो नेगेटिव वो है ना, ठीक है, तो वो उसकी वजह से वो फ़ौरन उसके अंदर चला जाएगा। अच्छा जी, स्टार्ट द स्टॉप वॉच एज सून एज द ब्लड एंटर्स द कैपिलरी ट्यूब। जैसे ही ब्लड एंटर होगा कैपिलरी ट्यूब में, यू हैव टू स्टार्ट द स्टॉप वॉच initially after 3 minutes and then later after every 30 seconds. Break off the capillary tubing 1 to 2 centimeter from one end and look for appearance of fibrin thread. आपने शुरू में तो 3 मिनट्स बाद, फिर एवरी 30 सेकेंड बाद, ठीक है ना। ये आपने जिस तरह हॉरिजॉन्टली रखे आपने ब्लड आया है, फिर आपने 3 मिनट्स वेट करना है, और उसके बाद आपने एवरी 30 सेकेंड एक 1 to 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा आगे से ब्रेक करते जाना है। आपने देखना है कि फाइब्रिन थ्रेड बना है कि नहीं, ठीक। Stop the stopwatch when intact fibrin thread is seen between the broken ends of the capillary tube and record the clotting time. ठीक है, जैसे ही आपको लग रहा है कि भाई आपने ऐसे ब्रेक किया और फाइब्रिन थ्रेड बन गया, तो आपने वो स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है और वो कैपिलरी टाइम जो है वो नोट कर लेना है। रिपीट द प्रोसीजर विद द 2 more कैपिलरी ट्यूब्स एंड दे टेक द एवरेज ऑफ द 3 रीडिंग्स, ठीक है। आपने इसी तरह 3 टाइम्स करना है और एवरेज ले लेनी है। अच्छा जी, व्हाट आर द प्रिकॉशंस? अवॉइड एंट्री ऑफ एयर बबल इन कैपिलरी ट्यूब व्हेन फिलिंग, ठीक है। बबलिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, तो आपकी रीडिंग जो है वो ठीक नहीं आएगी, ठीक है। एक्यूरेटली रीडिंग लेनी चाहिए। ये नहीं है कि वो थ्रेड बना है और आप स्टॉप वॉच इधर उधर आपने रख दिया है और उसको प्रेस करने में आप उसको थोड़ा डिले कर देते हैं, तो आपका रीडिंग गलत आएगी, ठीक है। होल्ड द कैपिलरी ट्यूब हॉरिजॉन्टल आपने रखना है, उसको बिल्कुल भी टिल्ट नहीं करना या वर्टिकल करने की कोशिश नहीं करनी। होल्ड द कैपिलरी ट्यूब इन पाम्स टू मेंटेन द ब्लड एट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। उसको कोशिश करें कि आपकी पाम्स में हो, ताकि वो बॉडी टेम्परेचर जो है ना, वार्मथ आपके हैंड्स की वो उसको मिलती रहे, ठीक है। कंडीशंस क्या इन विच ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम इज़ इंक्रीज, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये आपका वाइवा क्वेश्चन है और ये वाइवा में आता है कि किन कंडीशंस में ये डिरेंज हो जाते हैं ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। सबसे पहले तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, जो प्लेटलेट्स जिनके कम होते हैं, ठीक है। जब वो प्लेटलेट्स कम हो गए बॉडी में, तो प्लेटलेट प्लग जो होता है आपको पता है, जो बनता है उधर एट द साइट ऑफ ब्लीडिंग या उस पे पंक्चर पे, तो वो जो है वो नहीं बन पाएगा, तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया जो है आपको पता है जो होता है फैक्टर 8 और 9 की होता है ना, 2 टाइप्स होती हैं। और ये जो होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है इंट्रिंसिक पाथवे में, ठीक है। वो नहीं बन पाता, ठीक है। और जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो जो है वो बढ़ जाता है। वॉन विली ब्रांड डिजीज़ पे आ जाए। वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है वो मोस्टली जो है ये जो डैमेज ब्लड वेसल होती है ना, प्लेटलेट्स, उनसे रिलीज़ होता है, ठीक है। एंड्रोथीलियम जो होती है ना डैमेज ब्लड वेसल्स की, उसमें से। So its absence or deficiency will result in lack of adherence of platelets to injured blood vessel. प्लेटलेट्स आके जो है वो स्टिक ऑन नहीं हो सकेंगे वेसल पे, ठीक है। एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो आपका डिरेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा जी, एंटीकोएगुलेंट्स का यूज़ जो होता है, हेपरिन जो होता है वो मोस्टली यूज़ होता है, हम करते हैं, ठीक है। सो इट इंक्रीजेज क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। क्योंकि ये जो हेपरिन होते हैं ना और इस तरह के एंटीकोएगुलेंट्स, ये एंटीथ्रोम्बिन इनकी एक्टिविटी होती है, और ये फैक्टर 9, 10, 11 और 12 को इनएक्टिवेट भी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो पेशेंट है ना उसके क्लॉट्स एक्चुअली ना बने, इसलिए हम ये देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डीआईसी पे आ जाएं। डीआईसी आपको पता है जो है वो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है बहुत सी कॉजेज़ होती हैं डीआईसी की, ठीक है। कोई फ्रैक्चर हुआ है, कोई स्नेक वेनम या स्नेक बाइट है,
ठीक है। ये पोस्ट प्रेगनेंट ये जो होता है डिलीवरी, ठीक है, उसमें हो सकता है, और बहुत सी कॉजेज़ होती हैं DIC की। अच्छा, विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है टेम्परेचर, ठीक है। रिड्यूसिंग द टेम्परेचर विल इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम बाय डिलेइंग द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक हो गया। उसके बाद लिवर डिजीज़ है, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाते, ठीक है। ए फाइब्रिनोजेनीमिया है और हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू कॉजेज़।